हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का परिवार अच्छा होगा और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आप सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके इस छोटे से भाई सारथी से। सारथी जो आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए लॉन्च कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे साथ सारथी में 100 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और धीरे धीरे बच्चे इनरोल हो रहे हैं। रोज़ 5-6 बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमको भी सारथी में इनरोल होना है। तो क्या आप सभी लोगों को भी एक्साइटमेंट है कि सारथी में इनरोल होना है? तो यदि एक्साइटमेंट नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपके पास सारथी विकल्प है और यदि देरी करेंगे तो पछताएंगे। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहने से अच्छा है इस समय पे आप सारथी को ज्वाइन करें और अपनी सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 5। इस पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। रेगुलर क्लासेस न चलने का कारण आप सभी लोग खुद हैं। आप सभी लोग के एंड से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप सभी लोग का सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हम लोग पूरी शिद्दत के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप बताएं कि सर आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का नज़रिया आप बदलिए, किसी नए टीचर को हायर करिए, तो वो भी आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी की जाएंगी। लेकिन आप लोग अपनी सारी बातें बताएँ हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेज और कितने टाइप्स होते हैं ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग विच रिलेट्स विद द एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, द क्लासिफिकेशन, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and their analysis and interpretation is termed as financial accounting। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और उनको एनालाइज करती है। यानी उनको किताबों में लिखा जाता है, उसके साथ साथ उनका विश्लेषण भी किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। एंड फाइनली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने से रिलेटेड है। दैट मीन्स द अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो व्हाट इट ऑल अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग विच इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिपेयर्स प्लान्स एंड बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो विशेष तौर पे मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन की गई है और इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से मैनेजमेंट हमारी प्लान बनाती है, बजट्स बनाती है इस अकाउंटिंग के आधार पे। दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर प्लान्स एंड बजट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी ऐसी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग से रिलेटेड है। अगला है आपका, अच्छा इसमें दिया गया डिफिनीसन, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफिनीसन इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन। जैसे हमारे देश में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं ICWAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसी तरह लंदन में एक इंस्टीट्यूट है CMA का जिसको हम ICMA कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। उसने डिफिनीसन दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इन सच अ वे as to assist the management in the formation of policies and in the planning and control of operations of the undertaking। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें हम
प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन करते हैं, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में, और इस प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन की मदद से सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ लंदन हम सबसे पहले प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में। और जब हम प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में तो उसकी मदद से हम पॉलिसीज़, प्लान्स और कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग कर पाते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस का, अपने बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ का। तो समझ में आ गया आपको। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग विच हेल्प्स इन असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट and cost per unit of goods and services is called cost accounting. It helps in cost control and cost reduction. हमने आपको बताया ही था कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगना चाहिए, ये हम निकालते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा लगा उसी के बेसिस पे तो हमें डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम कितने प्राइस पे बेचें ताकि हमारी बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हमको ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कितना खर्च लगा, ये हमको कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। आगे हम बात करें टैक्स अकाउंटिंग की। सो द टैक्स अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर द टैक्स पर्पजेज। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। यानी टैक्स अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो टैक्स पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, जिसके माध्यम से हम इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और अन्य प्रकार के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम टैक्स का कैलकुलेशन कर पाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना टैक्स लगता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना सेल्स टैक्स, कितना सर्विस टैक्स लगता है। ये सारी चीज़ें, जितने भी टैक्सेस होते हैं, उन टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए, उन टैक्सेस को असर्टेन करने के लिए जिस अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इसके नाम से स्पष्ट है। अगला है आपका पांचवा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। द अकाउंट्स विच आर मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग करते हैं, हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी बिजनेसेस खोलते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ हमारे देश की जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी हमारे देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ स्थानीय सरकार, ये तीनों लेवल की जो सरकारें हैं ये अपना खुद अकाउंट बनाती हैं और जिस बेसिस पे, जिस प्रोसेस से, जिस सिस्टम से वो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जिस बेसिस पे अकाउंटिंग करती हैं उसको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। अगला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग विच इज़ एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू विथ ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ ऑफ इमेंस यूज फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी हमारे बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है और जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो लोग सही से काम कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों का असर्टेनमेंट और इन सारे चीज़ों का इवेल्युएशन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की मदद से किया जाता है। तो एक ऐसा अकाउंटिंग जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए बनाया गया है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डील्स विथ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सोशल एक्टिविटीज़ carried out by the entity for the benefit of various segments of societies। जैसे हमारे बिजनेस में हम सब कुछ सोसाइटी से लेते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस में काम कर रहा एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारे बिजनेस में यूज़ होने वाला मशीन हो, चाहे वो हमारे बिजनेस में यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल हो। हमारी कंपनी का हर एक टुकड़ा, हमारी कंपनी का हर एक चीज़ सोसाइटी से लिया जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा भी तो कुछ दायित्व होता है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो इसी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाया गया है, जिसमें हम सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, सोसाइटी का कितना विकास हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो पा रहा है, हमारी कंपनी की वजह से हो पा रहा है, ये हम निकालते हैं अंडर सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला है इन्वायरमेंट अकाउंटिंग। सो इन्वायरमेंट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अकाउंटिंग। यानी एक ऐसा अकाउंटिंग जिसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित रखने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं, उन स्टेप्स की जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम इन्वायरमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। सो इट डील्स विद द अकाउंटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे देश में कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे देश में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को, पॉल्यूशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको हम रोक कैसे सकते हैं, उस पर हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। यानी इन्वायरमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ योर इन्वायरमेंट, और आपको ये भी देखना है कि हमारी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फैक्ट्री सेटअप की है गोरखपुर में या फिर दिल्ली में, और एक ऐसे लोकेलिटी में आपने सेटअप किया है जहाँ पे 1000 पौधे हैं। अब जैसे ही आपने वो फैक्ट्री सेटअप किया, 6 महीने बाद वो सारे के सारे 1000 पौधे सूख जाते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि आपकी फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन की वजह से आपने 1000 पौधों को क्षति पहुंचाई है। तो इसके बदले आपको 10,000 पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वो जो 1000 पौधे थे वो पहले से कुछ ज़्यादा बड़े हो चुके थे, और आप जब जो पौधे लगाएंगे वो पौधे छोटे होंगे, तो उनका जो ऑक्सीजन सिक्रीट करने का लेवल होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू वो पौधे जो पहले से लगे हुए थे। तो इन्वायरमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि हमारी वजह से सोसाइटी के इन्वायरमेंट को कितना हार्म हो रहा है, मतलब पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, या फिर पर्यावरण को कितना फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज़ पर्यावरण को नुकसान ही करती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो पर्यावरण को हमेशा फ़ायदा करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश में जितने भी रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लेके जाती हैं और उसको दोबारा उससे चीज़ें बनाती हैं। जैसे आपको पता है प्लास्टिक जो होता है उसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ प्लास्टिक को रिसाइकल कर रही हैं वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा कर रही हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अकाउंटिंग में हमको यही सीखना है कि हम इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं, इसकी हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसको इन्वायरमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अगला है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं? तो सबसे पहला है मर्केंटाइल मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, दिस मेथड इज कॉमनली अडॉप्टेड बाय बिजनेस कंसर्न्स when accounts are prepared on the basis of accrual concept. The method of accounting is called mercantile accounting method. It is also called accrual system of accounting. Accrual revenue and accrual expenditure are the basis for accounting under this system. यानी mercantile method of accounting वो business organizations accept करती हैं, वो business organizations adopt करती हैं जो business organization accounts को accrual concept के basis पे बनाती हैं। अब आपको समझना पड़ेगा अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, एक बार हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, अकाउंटिंग करने के 2 आधार बनाए गए हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में कहा जाता है कि यदि आपको कोई पैसा मिल रहा है या फिर आपके बिजनेस से कोई पैसा जा रहा है तो उसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करिए। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ना ही पैसा मिल रहा है और ना ही पैसा जा रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। जैसे आपने उधार में सामान खरीद के लाए, आप उधार में सामान खरीद के लाए तो उसमें पैसा तो नहीं गया बिजनेस से, लेकिन ट्रांजैक्शन तो हो गया कि हमने सामान खरीद के लाया। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे किया गया है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि इस ट्रांजैक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करिए, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या तो जाए या तो आए, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करिए अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कहता है कि चाहे हमारे बिजनेस में कैश आए, कैश जाए, कैश ना आए, कैश ना जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन को डेफिनेटली आपको रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस कहता है केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, लेकिन अक्रूवल बेसिस कहता है कि कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड करो।
चाहे वो ट्रांजेक्शन उधारी में किया गया हो या फिर कैश में किया गया हो, चाहे उस ट्रांजेक्शन में कैश आए ना आए, कैश जाए कैश ना जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको समझ में आ गया? तो मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड होता है जिसमें हम कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी इसमें दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सीधी भाषा में अगर हम कहें तो। दूसरा है कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम केवल कैश नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें या तो कैश आए या तो कैश जाए, ठीक है, ऐसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जिस ट्रांजैक्शन में कैश का आना जाना इन्वॉल्व नहीं होता है उन ट्रांजैक्शंस को हम कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला है टॉपिक हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने तंत्र बनाए गए हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो सबसे पहला है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड टू दोज कंसर्न्स is used in those concerns where only cash transactions take place and the object of the concern is not to make profit। यानी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं सबसे पहले जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के मकसद से काम नहीं करते हैं, वो लाभ कमाना उनका मकसद नहीं होता है। दूसरी चीज़, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे जिनमें कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो इन्वॉल्व होगा, और ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैश सिस्टम फॉलो किया जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद लाभ कमाना नहीं होगा, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद केवल सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना होगा, उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट किया जाता है। अगला है सिंगल एंट्री सिस्टम। वैसे तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम ही होता है, लेकिन लेट मी टेल यू देयर इज़ वन मोर थिंग एंड दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम तो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अंडर दिस सिस्टम, इन केस ऑफ सम ट्रांजेक्शंस ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, वाइल इन केस ऑफ सम ट्रांजेक्शन बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड एंड सम ट्रांजेक्शन आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड। क्या बात कही गई है कि कभी कभी हमारे बिजनेस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका केवल एक रूप ही हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, दूसरा रूप हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन के दोनों रूप रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा कि डेबिट और क्रेडिट की बात की जा रही है। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में कि कोई भी ट्रांजेक्शन यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। यदि कोई चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट भी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। या तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिस ट्रांजेक्शन में केवल एक एस्पेक्ट होगा, या तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसमें दोनों एस्पेक्ट होगा और दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड भी किया जाएगा, या तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसमें किसी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो तीनों एस्पेक्ट हो सकते हैं आपके। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको यही याद रखना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो सिस्टम होता है, इसमें जो वो ट्रांजेक्शन जिनका एक ही एस्पेक्ट होता है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी डुअल एस्पेक्ट के नेचर के ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करने का काम करता है। सो डबल एंट्री सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम both debit and credit aspects of transaction are recorded according to certain prescribed rules। यानी डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार किसी भी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी दोनों ही रूपों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट रूप में हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन का क्रेडिट रूप हो या फिर वो ट्रांजैक्शन का डेबिट रूप हो, दोनों ही रूप में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगला है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश में भी हमारा अपना तंत्र होता था अकाउंटिंग करने का, और आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग के जनक माने जाते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे दिया गया होगा, आप पढ़े होंगे। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने आपको बताया नहीं, लेकिन आपके ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग
long bahis are used under this system. Records in these bahis are made in Indian language like Hindi or Murhiya. This system is also based on double entry system. यानी हम लोग अंग्रेज़ों से भी आगे थे, हम लोग पहले से ही डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि अंग्रेज़ ससुरे ट्रांजैक्शन को इंग्लिश में रिकॉर्ड करते हैं और हम लोग ट्रांजैक्शंस को हिंदी या मुर्हिया लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा है, हिंदी हमारी अपनी सम्मान की भाषा है। तो पहले जो था इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, इसमें बड़े बड़े बही बनाए जाते थे। बही खाता आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक मुनीब होता है जिसको अकाउंटेंट कहा जाता है। वो मुनीब हमेशा एक बड़े रईसजादे इंसान के साथ घूमता रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो उसका सीए है। ऐसा नहीं है कि सीए को आप हमेशा लेके साथ में घूमेंगे। सीए इतना खाली नहीं होता है और सीए किसी का गुलाम भी नहीं होता है कि आपके साथ हमेशा घूमेगा। ये हो सकता है कि सीए आप हायर कर सकते हैं जो आपके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे, आपके इनकम को अच्छे से कैलकुलेट करे, टैक्सेशन अच्छे से करे आपके इनकम का। ऐसा नहीं कि आप सीए को पीछे लेके घूम सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा ही सीए होगा तो हो सकता है घूम भी ले। तो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि हमारे देश में पहले भी प्राचीन समय से भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि हम लोग हिंदी और मुर्हिया लैंग्वेज, हमारा एक लैंग्वेज हुआ करता था मुर्हिया। अब पता नहीं इसको हमको भी इस विषय में पता नहीं है कि मुर्हिया लैंग्वेज कौन सा है, लेकिन चलिए खैर है सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं कि पहले लॉन्ग बहीज बनाए जाते थे हमारे इंडियन सिस्टम में, और जो रिकॉर्ड्स थे वो इन्हीं जो बही थे उन बही में रखा जाता था रिकॉर्ड को। और सबसे सौभाग्य की बात ये है कि हम उस समय भी इतने होशियार थे कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते थे। अगर हम बात करें हमारे देश की संस्कृति की, तो हमारे देश की संस्कृति सर्वसंपन्न संस्कृति है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्षेत्र में हम लोग संपन्न हैं। चलिए आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आज इस लेक्चर में आपका ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिमिटेशंस यानी अकाउंटिंग की सीमाएं क्या हैं। अभी तक तो हमने अकाउंटिंग की अच्छाइयाँ देखी कि अकाउंटिंग इतना अच्छा है, हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देता है। अकाउंटिंग इतना अच्छा है, हमारे ट्रांजैक्शंस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करके हमको बता देता है। अकाउंटिंग से हम अपने बिजनेस की औकात पता कर लेते हैं। अकाउंटिंग से हम अपने बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पता कर लेते हैं। अकाउंटिंग से हम हर कुछ पता कर लेते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसी समय पे उस चीज़ में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। उसी प्रकार से अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है नो रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। हमने आपको पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हेंस अकाउंटिंग इज लिमिटेड ओनली अप टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। यानी अकाउंटिंग हमारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तक सीमित है। अकाउंटिंग हमारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस तक सीमित है। अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अलावा जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम चाह कर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम वैल्यू ही नहीं कर सकते, उनकी मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तो क्या आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि वर्कर्स ने स्ट्राइक किया तो वर्कर्स की वजह से हमको कितना नुकसान हुआ? डेफिनेटली नहीं, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भले ही वो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्राइक किए हमारे वर्कर्स तो हमारा बिजनेस प्रभावित तो जाहिर सी बात है होगा, लेकिन चूंकि उनको मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो अकाउंटिंग के दायरे के बाहर रहता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस। इन केस ऑफ कंपनीज वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 आर टू बी कंप्लाइड एंड हेंस सर्टेन लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन अकाउंटिंग सिस्टम। यानी लीगल रिस्ट्रिक्शन भी है अकाउंटिंग पे। आपको अकाउंटिंग इसी प्रकार से करनी है, आपको अकाउंटिंग अपने मनमानी ढंग से नहीं करनी है। आपको अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना है। हाँ, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बना दी गई हैं लॉ में, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अकाउंट
को बनाने का एक लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आपको अकाउंट को इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, इन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनाना है। अगला है नो रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। अब अकाउंटिंग में आपको पता होगा, अकाउंटिंग हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एसेट जितने प्राइस पे एक्वायर की गई थी उस एसेट को उतने ही प्राइस पे हमको दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पंखा खरीदा है, उस पंखे की वैल्यू आज से 10 साल पहले जब आपने खरीदा था तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए थी। एग्जांपल दे रहे हैं, इतना महंगा कोई पंखा नहीं मिलता है, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपये थी, 5,000 रुपये थी, ठीक है। 5,000 रुपये का आपने वो पंखा खरीदा था आज से 10 साल पहले, तो क्या आज भी उस पंखे की वैल्यू 5,000 रुपये होगी? जाहिर सी बात है नहीं होगी। लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि आपको उसको 5,000 रुपये पे ही रिकॉर्ड करते हुए चलना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग में प्राइस लेवल के चेंजेस को इग्नोर किया जाता है, यानी हमारे एसेट्स के प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है उसको इग्नोर किया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगला है नो रिकॉर्ड ऑफ इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशंस इमैटेरियल हैं, यानी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन इन्फॉर्मेशंस को हम इग्नोर कर देते हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। एन अकाउंटेंट हैज़ टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल एंड इमैटेरियल आइटम्स, यानी जो भी इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, सूचना उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उपयोगी तो है, काम की बात तो है, ज़्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन काम की बात तो है तो उसको भी तो दिखाना चाहिए। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि नहीं, आपको उन इन्फॉर्मेशंस को नहीं बताना है जो इन्फॉर्मेशन उतने काम के नहीं है, थोड़े बहुत काम के, उन इन्फॉर्मेशंस को आपको दिखाना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो हम यहाँ पे इमैटेरियल इन्फॉर्मेशंस को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। अगेन इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने 4 लिमिटेशंस देखे। सबसे पहले अकाउंटिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही केवल रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंटिंग को करने के लिए लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अकाउंटिंग में प्राइस लेवल के चेंजेस को इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग में इमैटेरियल इन्फॉर्मेशंस को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगला है all material items must be disclosed in financial statement, hence material item in the limitation of accounting, accounting standard 1, accounting standard 5। चलिए अब इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मटेरियल आइटम्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, केवल उन्हीं को आपको डिस्क्लोज करना है, इमैटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज नहीं करना है। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। अभी आप लोग सीए के बच्चे तो नहीं है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया जाए, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5, नो रिकॉर्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट यानी प्रोबेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमको फ्यूचर में हो सकता है। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के होंगे उनको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करके एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो किसी बिजनेस का फ्यूचर बताता है, उस बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करता है, उस बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट करता है, उसके बेसिस पे वो लोन लेता है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि हम प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी वो प्रॉफिट जो भविष्य में होने वाले हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। एन अकाउंटिंग प्रोविजन इज मेड फॉर प्रोस्पेक्टिव लॉसेज लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बट नो प्रोविजन इज मेड फॉर प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस। ये एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसको हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जो आपका कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, ये कहता है कि आपको बिजनेस में जितने भी पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं, जिन भी लॉसेस की होने की संभावनाएं हैं, उन सारी लॉसेस को आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन जो भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर हम पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? ठीक है, तो अगेन ये भी लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। अगला है नो एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फैक्टर। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंडिविजुअल जजमेंट, हेंस इट इज़ द सब्जेक्टिव फैक्टर दैट प्रिवेल्स इन अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर इज इग्नोर्ड। देखिए, अकाउंटिंग को करने का अलग अलग नज़रिया होता है अलग अलग अकाउंटेंट्स का। तो अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं एक जो सब्जेक्टिव जजमेंट होता है कि इंडिविजुअल का,
जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप एक अकाउंटेंट हैं किसी कंपनी में, तो आपका अकाउंटिंग करने का नज़रिया अलग होगा, दूसरे अकाउंटेंट का अकाउंटिंग करने का नज़रिया अलग होगा। तो यहाँ पे एक सब्जेक्टिव जजमेंट बन जाता है अलग अलग लोगों का, जबकि हमको ऑब्जेक्टिव फैक्टर के हिसाब से काम करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है सच में, कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए। हमको सब्जेक्टिविटी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अफसोस यहाँ पे अप्लीकेशन आ ही जाता है सब्जेक्टिविटी का। अलग अलग इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से अकाउंटिंग अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। इन अ नट सेल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हैज सर्टेन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे आपकी और हमारी भाषा हिंदी अंग्रेजी है, भोजपुरी है, वैसे ही बिजनेस की भाषा अकाउंटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि जो बिजनेस का लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज यानी अकाउंटिंग की बात की जा रही है। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ सीमाएं हैं इसकी। द अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी इंटरप्रेटेड केयरफुली कीपिंग इन माइंड ऑल वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ट्रू पिक्चर। अब इसीलिए हमको जब अकाउंटिंग करना चाहिए तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो ट्रू पिक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हमारे अकाउंटिंग का जो सही मायना है उसको प्रभावित करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हमको कंसीडर करना चाहिए। उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। जाते जाते बस आप सभी को इतना बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे सारथी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्दी से ज्वाइन करिए सारथी को। क्यों लेट कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे और फिर बाद में यही कहेंगे कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अरे यार क्यों, शिकारी बनो, चिड़िया को चुगने ही न दो ना खेत, उससे पहले ही चिड़िया को जाल में फंसा दो। तो वही करना है आपको। सेकंड सेमेस्टर पर जीत पानी है तो सारथी को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए साथ मिलके सेकंड सेमेस्टर में झंडा गाड़ते हैं सारथी के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको सारथी मिल जाएगा। सारथी को ज्वाइन करिए, और सारथी को आप ज्वाइन करेंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो सारथी के हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं, वो बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं कि हमको सेमेस्टर में कुछ अच्छा करना है। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीकॉम केवल पास करने के उद्देश्य से बीकॉम की पढ़ाई करते हैं, तो आप पास करने वालों में से नहीं हैं। और पास भी करना है तो नंबर पाना पड़ेगा, नंबर पाने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्टकट पे जाते हैं कि अरे यार लास्ट में पढ़ लेंगे। लास्ट में पढ़ लोगे तो बाबू लास्ट वाला ही नंबर आएगा। ठीक है, नीचे से आप आएंगे, और नीचे से भी अगर आना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सारथी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बाद में रोने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बस इतना कहना चाहेंगे कि BBA, BCom, BA, BSc जो भी कोर्सेज़ के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए सारथी लॉन्च किया जा चुका है, और सारथी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। BBA के बच्चे भी स्पेशली आप लोग सारथी ज्वाइन करिए। अब अगर सारथी में BBA के बच्चे होंगे, अगर 20 बच्चे हो जाएंगे BBA के सारथी में, तो आपकी भी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी यूट्यूब पे। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि अभी आपका मिड टर्म एग्जाम पास में नहीं आया है। जैसे ही आपका मिड टर्म एग्जाम पास में आ जाएगा, आपकी लाइव क्लासेस का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, और आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी बढ़ा दी जाएंगी। अभी आपको बस एक रिदम में लाना है कि आप लोग पढ़ाई के रिदम में आ जाए। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और सारथी को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल।